नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत पहली जो इकाई है लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय, उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि भाई लघुत्तम समापवर्तय क्या होता है और उसके साथ ही हमने लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ है उसको भी हमने बहुत ही आसान भाषा में सीखने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमने दूसरी जो क्लास थी उस क्लास में हमने लघु समापवर्तय पर आधारित जितने भी कंपटीशन में आने लायक जो अच्छे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने बहुत ही सरल तरीके से हल किया है। साथ ही अगली जो क्लास थी उसमें हमने महत्तम समापवर्तय को समझा था और उसकी जो विधियाँ हैं उनको भी हमने बहुत ही सरल और आसान तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके साथ ही अभी पिछली जो क्लास थी उस क्लास में हमने महत्तम समापवर्तय पर आधारित जितने भी ऐसे प्रश्न थे जो कंपटीशन में पहले आ चुके हैं या जो आने की इस बार भी संभावना है, तो उन सारे प्रश्नों को हमने हल किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल भाषा में सीखने की कोशिश की है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके कंटिन्यू जो वीडियो जो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इस तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो उसमें हम चर्चा करेंगे कि लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय जो है इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, क्योंकि अधिकांश कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं पे आधारित आता है। जब लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई है तो हम दूसरी संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या जब दो संख्या दी हुई हो और अगर लघुत्तम समापवर्तय दिया हो तो महत्तम समापवर्तय कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न जो आते हैं कंपटीशन में वो सारे इस संबंध पे आधारित है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं और उसके द्वारा हम लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय में आखिर क्या संबंध है उस संबंध को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। यदि दो संख्याएं 16 तथा 20 दी हुई है और इनका लसप और महत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए और उत्तर की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के द्वारा अपन जब किसी भी संबंध को समझेंगे तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैं चाहता तो मैं आपको सीधा ही एक लाइन में ही इनके बीच का जो संबंध है उसको बता देता, तो वो जो प्रवृत्ति होती है वो हमारे रटने की तरफ आगे बढ़ाती है और मैं कहीं भी ये नहीं चाहता कि आप रटने की तरफ आगे बढ़े। हम हर चीज़ को समझे और जब समझी हुई जो चीज़ जो होगी तो उस पर आधारित जब कंपटीशन में किसी भी तरह के प्रश्न जो आएंगे, चाहे उसकी कैसे भी भाषा बदल दी जाए, तो अपन उस प्रश्नों को आसानी से कर पाते हैं। और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि ताकि आपके जहन में जो मैथ्स जो जाए वो ऐसे जाए कि जिसको आपको कहीं भी रटने की तरफ या फॉर्मूले केवल अपन याद करने की कोशिश न करें, हर प्रश्न को अपन समझ के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश रहती है। ठीक है, तो चलिए वापस अपन एग्जाम्पल की बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय वैसे ज्ञात करना तो हम सीख चुके हैं अच्छे से। तो जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े तो उनसे मैं आग्रह करूँगा आप एक बार है ना पिछले जो जितने भी क्लास हैं उन क्लासों को आप एक बार जरूर देखें ताकि आज का जो वीडियो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हम पिछले जो वीडियोस में हम लघुत्तम समापवर्तय भी ज्ञात करना अच्छे से सीख चुके हैं, साथ ही महत्तम समापवर्तय कैसे ज्ञात करना है तो वो भी हम अच्छे से सीख चुके हैं। क्योंकि आगे जो जितने भी प्रश्न होंगे उसमें अपन सीधे ही उनका उपयोग करेंगे। तो अगर आपके वो वीडियो देखे हुए होंगे तो आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे सामने दो संख्याएं दी हुई है। ठीक है, एक तो दी हुई है 16 और एक दी हुई है 20। हमें क्या करना है, एक तो इनका लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है। तो अपन सीधे संक्षिप्त विधि से इन दोनों का पहले तो लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 16 और ये 20। ठीक है, तो दोनों में देखिए 2 का भाग जा रहा है, मैंने 2 का भाग दे दिया। 16 में कितनी बार, 8 बार और 20 में हो गया 10 बार। पुनः 2 का भाग दे दिया, इसमें 4 बार, 10 में 5 बार। पुनः 2 का भाग दे दिया 2 बार, इस 5 में नहीं जाएगा। पुनः 2 का भाग दे दिया 1 बार, ये 5 और 5 में 5 का भाग दे दिया हमने 1 बार। ठीक है, तो ये 16 और जो 20 है उन दोनों का लघुत्तम समापवर्तय हमें प्राप्त हो गया है। कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे कितने हो गए, 80। तो ये तो हमें प्राप्त हो गया है लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है, अब हम इसी तरह से क्या करें, इन दोनों का महत्तम समापवर्तय ज्ञात करें। ठीक, तो महत्तम समापवर्तय के लिए क्या करें, सामान्य सा दोनों को हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 में 2 का भाग दे दिया 8 बार, 8 में 2 का भाग दे दिया 4 बार, 4 में 2 का भाग दे दिया 2 बार और 2 में 2 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, इसी तरह से 20 में हमने 2 का भाग दे दिया 10 बार, वापस 2 का भाग दे दिया 5 बार और 5 में 5 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक, तो ये तो आगे दोनों के अभाज्य गुणनखंड।
तो अब दोनों का महत्व समावर्त क्या कौन सा होगा, यानी जो इनके जो कॉमन जो अभाज्य गुणनखंड जो है वो इनके महत्व समावर्त है। तो देखिए दोनों में अपन कॉमन यहीं से देख लेते हैं। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसका भी भाज्यक है तो 2 हो गया। दूसरा देखें तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो 1 2 और हो गया। इसके अलावा देखें तो 2 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है। तो यानी महत्व समावर्त जो इसका आ गया वो इसका आ गया केवल 4, ठीक है। तो ये तो एक सामान्य सा कार्य किया हमने। अब देखिए असली जो प्रश्न जो शुरू होता है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है कि उत्तर की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। अब हमारे देखिए कंपटीशन में ये तो कहीं भी आने वाला नहीं है कि वहाँ पर हमें उत्तर की जांच करनी हो, ठीक। ये तो हम इसलिए एक बार कर रहे हैं ताकि देखिए कई बार ऐसा जैसे मैंने ये प्रश्न कर तो दिया, अब ये मुझे कैसे पता चले कि हमारे जो आंसर आए वो हमारे सही आए, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे आंसर जो आए वो सही आए। तो इसके लिए ये जो है लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त में आपस में जो संबंध है उस संबंध के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो आंसर आए वो सही आए हैं कि गलत आए हैं, वो जो संख्या है जो वो हमारी सही है या गलत है, ठीक है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, तो आपस में संबंध को अपन इस तरह से समझते हैं कि देखिए अगर मैं लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त जो हमारे जो आंसर जो आए हैं दोनों, ठीक है, इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें, क्या करें, इन दोनों का अगर गुणा करें तो ये जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, जो दोनों जो संख्या है, कौन सी संख्या, जो दो जो संख्या है जो हमने जिनका हमने लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त ज्ञात करी है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त आपस में इनके जो संबंध है वो इस तरह से, ठीक है। यानी इनका संबंध क्या है कि अगर हम जो देखिए इसको करके भी अपन देख ले, जैसे हमने लघुत्तम समावर्त हमारा कितने प्राप्त हुआ है 80 और महत्तम समावर्त में प्राप्त हुआ है इनका 4, ठीक है। तो पहली जो संख्या थी वो तो थी 16 और दूसरी जो संख्या है वो है 20। अब देखिए इनका गुणा कर दीजिए, देखिए 8 चौके कितने हो गए 32, 320 और इधर 16 दूनी कितने हो गए 32, 320। देखिए दोनों आंसर समान आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है। यानी ये जो है, यानी अगर कहीं पर भी ऐसे देखिए खूब सारे प्रश्न भी आएंगे जहाँ पर हमें इस संबंध का उपयोग करना पड़ेगा, कि जहाँ पर कई बार तो ऐसे प्रश्न भी होंगे जहाँ पर हमें लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त दोनों दिए हुए होंगे, साथ में हमें एक संख्या दी हुई होगी तो हम दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होगा जहाँ दोनों संख्या दी हुई हो और एक लघुत्तम समावर्त दिया और महत्तम समावर्त ज्ञात करना हो, तो ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा प्रश्न करना पड़े दोनों का महत्तम समावर्त ज्ञात करना, हम सीधे भी कर सकते हैं। हाँ, साथ में आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हम जितने भी ये चीज़ ज्ञात करनी हो, चाहे लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना हो, चाहे महत्तम समावर्त ज्ञात करना हो, चाहे हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है या हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो देखिए आपके गाइड में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए होंगे, फॉर्मूले भी बहुत सारे दिए हुए होंगे जहाँ पर आपको ये भी दिया होगा कि लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए तो दोनों संख्या का गुणा के भाग मसब कर दीजिए, या मसब ज्ञात करना हो तो दोनों संख्या का गुणा करके लसब का भाग दे दीजिए, या दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो दोनों का गुणा करके पहली संख्या लिख दीजिए। इस तरह के देखिए खूब सारे ऐसे फॉर्मूले बनाए थे और मेरे जो कोशिश रहती है वो हमेशा यही रहती है कि हम कम से कम फॉर्मूलों का उपयोग करते हुए हम अधिकतम प्रश्नों का हल करें, ठीक है। क्योंकि इतने सारे देखिए अगर फॉर्मूला के बनाने जाएँ तो मैथ्स में तो फॉर्मूलों के कोई अपार ही नहीं है, बिल्कुल संख्या इतनी है कि आप लिखते लिखते ही थक जाएंगे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हाँ जितनी ज़रूरी फॉर्मूले हैं तो उनको तो हमें कम से कम समझना ही पड़ता है। तो ये जब एक ही फॉर्मूले से हमारा सारा काम हो रहा है तो हम 4-4 फॉर्मूले इसके क्यों याद करें, ठीक है। तो आप ये जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले का आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी हम प्रश्न जो करने वाले हैं वो सारे इन्हीं पर आधारित करेंगे, ताकि और अधिकांश मैंने देखा भी है कंपटीशन में जितने भी प्रश्न आते हैं आपके इनसे ही संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न की तरफ इस संबंध को समझने का अच्छा से प्रयास करेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 24 और 480 है। यदि इनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें लघुत्तम समावर्त भी दिया हुआ है और महत्तम समावर्त भी दिया हुआ है, दोनों चीजें दी हुई है और साथ ही हमें एक संख्या दी हुई है और हमें क्या करना है, दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा की है कि हमने जो लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त आप इसमें जो संबंध है उसको देखा था, साथ में दोनों संख्याओं के बीच में जो संबंध है वो हमने ये देखा था कि भाई लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है। हमने ये देखा था पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये सारे प्रश्न इससे हल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है हमें। देखिए सबसे पहले तो महत्तम समावर्त कितना, देखिए लघुत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है
हम देखें तो प्रश्न में आप देखिए ऐसे जब कोई प्रश्न जब आते हैं उसमें कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। वहाँ पर हमें देखिए जब भी क्रमशः जब भी लिखा हुआ हो तो हमें ये देखना है कि क्रमशः का मतलब जो क्रम से जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है शब्दों का, उसी क्रम से ये उनके आंसर दिए हुए थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में पहले महत्तम समावर्त दिया हुआ है, इसका चॉइस जो आंसर हो किसका है, महत्तम समावर्त का आंसर दिया हुआ है, और लघुत्तम समावर्त बाद उसका आंसर है 480। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है 480, ठीक है, और महत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। उसके बाद में अब एक संख्या दी हुई है तो हम एक संख्या तो यहाँ लिख देते हैं 120, और दूसरी संख्या नहीं दी हुई तो उसको हम चाहे तो x लिख दे या बोले उसको ऐसे ही रहने दे तब भी चलेगा। अब देखिए ये जो प्रश्न जैसे इनको हल करना है तो आप परीक्षा में ध्यान रखिए कहीं पर भी इनका पहले हम गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या बड़ी बनेगी, और फिर जब इनका पक्षांतर करेंगे तब हमें 120 का भाग देना होगा तो वो भी बड़ा काम होगा। इससे बढ़िया हम क्या करें, पहले सीधा इनका पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर x का मान ये 120 जो गुणा में जो है ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ चला जाएगा भाग में, ठीक है। तो पहला काम क्या कीजिए, इनको आप पक्षांतर करके जिसका हमें आंसर लाना है उसके साथ में जो गुणांक में जो दिया हुआ है गुणा में, उसको हम भाग में ले आएंगे। अब हम इनको यहीं से सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी प्रश्नों को करने में। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट हो गया, 12 एकम 12, 12 चौके 48, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए 4 और 24 का गुणा कर दीजिए, 24 चौके कितने हो जाएंगे 96। तो ये जो है x की जो वैल्यू आ गई है, x का मतलब क्या होगा, यहाँ पर दूसरी जो संख्या है वो संख्या कितनी हो जाएगी 96। तो बहुत ही जल्दी हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। कब होगा, जब हमें यह संबंध जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का और लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का संबंध हमें प्राप्त ज्ञात होना चाहिए या हमें याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न करने से पहले आपको मैं बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि बोर्ड पर बहुत ही आसान प्रश्न मैं ले रहा हूं, तो ऐसे इतने सिंपल प्रश्न तो कंपटीशन में थोड़ी आएंगे। तो देखिए आपको बता दूं कि हमेशा मैं यही सोच के वीडियो बनाता हूं कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने ये मैथ्स केवल कक्षा 10 तक ही पढ़ी होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएससी तक भी मैथ्स या एमएससी तक भी मैथ्स पढ़ी है। तो दोनों ही तरह के विद्यार्थी हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि कुछ साथी ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको मैथ्स में जो आरंभिक जानकारी पूरी नहीं हो, तो अपन सरल से जब कठिन की तरफ बढ़ते हैं तो उनको भी समझने में आसानी होती है। और जब अपन अगर मैं सीधे यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न ले लूँ जो कंपटीशन के लायक आने वाले हो और सब उनको जब हल करें, और हो सकता है कि उनका कुछ साथियों के पास आरंभिक जानकारी नहीं है, तो फिर उन प्रश्नों में थोड़े से वो उलझ जाते हैं या उसमें समझने में असहज महसूस करते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता, इसलिए अपन यही करेंगे, पहले बिल्कुल सामान्य से प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों के द्वारा बढ़ते बढ़ते जो जितने भी कठिन के प्रश्न है, जो स्तरीय जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को करेंगे तो इनको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और कहीं भी हमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें और बिल्कुल कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहें, तो ताकि आपके साथ कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी होती है जो आपके जहन में नहीं भी हो, तो वो भी हमारे एक बार रिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि ये प्रश्न है कि दो संख्याएं 45 और 75 का महत्तम समावर्त 15 दिया हुआ है, तो हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न तो ऐसा प्रश्न है जिसको अपन सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है तो हम इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त सीधा ज्ञात करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बताना इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि देखिए ये तो छोटी संख्या, इसलिए अपन चलो इसका सीधा आंसर हम ले आए। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी संख्या हो, और वहाँ पर अगर हमें महत्तम समावर्त साथ में दिया हुआ हो, तो हम इतनी लंबी प्रक्रिया करके लघुत्तम समावर्त ज्ञात क्यों करें। तो हम सीधे ही जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के द्वारा हम लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से ही अपन करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें लघुत्तम समावर्त तो दिया हुआ नहीं है, इसको तो अपन लिख देते हैं x, ठीक है। उसके बाद महत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है इनका 15, ठीक है। और यहाँ पर पहली संख्या तो है 45 और दूसरी संख्या है 75, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो वही काम जो हमने पिछले प्रश्न में भी किया था। क्या करेंगे, हम 45 गुणा 75 लिखेंगे और पहले इस 15 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग में, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रश्न थोड़ा आसान हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 3 45। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखिए 3 का 75 से गुणा कर दीजिए, ये 75, ये 3 इनका गुणा कर दीजिए, कितने हो जाए 5 या 15, हासिल हो गए 1, 7 या 21 और ये कितने हो गए 22। यानी बिल्कुल सामान्य रूप से बहुत ही आसानी से हम लघुत्तम समावर्त हम जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए लंबी मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी और 2 या 3 स्टेप में हमारे आंसर आ जाते हैं। तो ये कब करना है, जब हमें दोनों संख्याएं भी दी हुई हो,
उसके साथ में हमें लघुत्तम समापवर्तय या महत्तम समापवर्तय अगर दिया हुआ हो तो हम सीधे ही इससे आंसर ला सकते हैं। और कई बार अगर ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं भी आ रहा है, तो अगर आप दोनों संख्याओं का अगर लघुत्तम समापवर्तय भी ज्ञात करेंगे सीधा, तब भी हमारा आंसर जरूर आएगा। तो ऐसा कहीं भी दिमाग में नहीं रहे कि केवल मैंने जो एक पैटर्न बताया है या एक तरीका जो बताया है वही उसका एक लास्ट तरीका है। एक प्रश्न को करने के खूब सारे तरीके हो सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से करें। हाँ, आपका जो तरीका है वो बिल्कुल सैद्धांतिक होना चाहिए, कहीं भी शॉर्टकट वाला तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़्यादातर जो शॉर्टकट वाले जो तरीके होते हैं वो हमें उलझाते हैं, न कि सुलझाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारे सामने ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तय 36 है तो महत्तम समापवर्तय क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए, देखने में तो ये प्रश्न बिल्कुल आपको वैसे ही लग रहा होगा जैसा हमने अभी दूसरा प्रश्न किया है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आपको कोई भी प्रश्न रिपीट यहाँ पर बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा। हर प्रश्न जो है वो दूसरे प्रश्न से कुछ अलग ही होगा, उसकी भाषा कुछ अलग ही होगी और उसको करने का तरीका भी कुछ अलग ही होगा, तो इसके लिए इसको बोर्ड पे लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका महत्तम लघुत्तम समापवर्तय दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तय। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न है जिसमें लघुत्तम समापवर्तय एक दिया हुआ हो, दूसरा ज्ञात करना, तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, उस एक ही फॉर्मूले से हम उपयोग करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय का गुणा जो है वो क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब देखिए, वो बात आती है जहाँ रटने वाली। अगर मैं चाहता था आपको सीधा ये कह सकता था कि ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और सीधा मैं आपको ये याद करवाता हूँ, कह देता कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न करने हो, जब लघुत्तम समापवर्तय दिया हुआ हो, दूसरा ज्ञात करना हो, तो आप ये फॉर्मूला ज्ञात कर लीजिए, याद कर लीजिए या इसको उपयोग कर लीजिए, या आपको एक संख्या दी हुई दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो भी इस फॉर्मूले से ज्ञात हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि जिसमें हमें दोनों संख्या तो दी हुई नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न की तरफ बढ़े तो देखिए लघुत्तम समापवर्तय तो कितना दिया हुआ है, 36, तो मैंने यहाँ 36 लिख दिया। फिर महत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है तो उसकी जगह मैंने x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहली और दूसरी संख्या लिखनी है, लेकिन यहाँ पर हमारी दो संख्या तो दी हुई नहीं है, तो अब उनको प्रश्न को कैसे करेगा। अगर मैं अपन अगर रटते हैं इस चीज़ को तो यहाँ आके हमारा मामला अटक जाता। ठीक है, लेकिन देखिए थोड़ा समझने की बात है कि यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, दो संख्या जब उनको जब गुणा करते हैं तो उनका आंसर ये आता है। अब यहाँ पर भी हमें करना तो क्या है, दोनों संख्या का गुणा ही करना है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या नहीं है, तो मैंने कहा ना प्रश्न में इस तरह से भाषा बदल कर आती है, तो हमें बिल्कुल समझना है हल्का सा कि जब दोनों का गुणनफल दिया हो तो हम यहाँ पर सीधा इसके जगह 216 लिख देंगे। दोनों का जो गुणनफल दिया है ना, दोनों संख्या को जब गुणा करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है। तब हमें यहाँ पर पहली संख्या या दूसरी संख्या से क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर तो यहीं से आ जाएगा। अब हमें महत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है, तो देखिए एक्स की जो वैल्यू निकालनी है वो क्या करेंगे, हम वही जो गुणा में जो है इसका पक्षांतर कर देते हैं, ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब इसको हम कट करके थोड़ा सिंपल कर देते हैं। इसमें 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 18 बार। इसमें 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 108 बार। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है, आप जब ये हम जो इसको जो सॉल्व जो करते हैं, अब ये हमारे कई बार दिक्कत होती है जब हमें इनको काटना हो, जैसे 216 हो और नीचे जैसे 36 है। अब देखिए जल्दबाजी में गलती क्या होती है, देखिए अक्सर बड़े बड़े ये गलती करते हैं, बच्चे तो करते ही है। जैसे इसको 2 से मैंने कट किया तो कितने लिख दिया मैंने, 18, और जब इसको हम 2 से कट करते हैं तो जल्दबाजी में हम क्या लिखते हैं, इसको 18 लिख देते हैं। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अपन पता है 2 एकम 2 और 8 दूनी 16 हो गए। अब यहाँ पर ये गलती हो जाती है, इसलिए देखिए अगर आपका अच्छा अभ्यास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करना है, इसको 2 से आप सिंपल सा भाग देके करें तो आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, जल्दबाजी में हम पूरा प्रश्न करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर सीधा 16 हमको नीचे नहीं लिखना, हम सबसे पहले 1 अंक ही लिया जाता है, तो हमने 1 लिया, लेकिन यहाँ से हमारा काम नहीं हो रहा है और हमें दूसरी संख्या भी यहाँ साथ में लिखनी है, तब जाके यहाँ एक 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर कितना आएगा, 108 न कि 18। और अगर हम 18 लिख देते तो फिर 18 से 18 कट जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो गलत होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा और आसानी से करने के लिए अब आगे बढ़े तो देखिए इसको 2 से कट कर दिया, कितने हो गए, 9। इसको 2 से कट कर दिया, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये 9 एकम 9 और 9 6 14। यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 6। और ये x क्या है, जो हमने माना है, क्या माना था हमने, x महत्तम समापवर्तय माना था, तो हमारा जो आंसर है महत्तम समापवर्तय वो कितना होगा, इसका 6। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय तथा महत्तम समापवर्तय क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या क्या है।
ठीक है, तो अब हम अच्छे प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, जो हमारे कंपटीशन में जो शुरुआत होती है वो ऐसे प्रश्नों से ही होती है, क्योंकि ऐसे बिल्कुल सिंपल प्रश्न तो आएंगे नहीं कि जब हमें सीधा साधा लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय दे दे और एक संख्या भी दे दे और मैं दूसरी संख्या पूछ ले, इतना सिंपल तो मुझे नहीं लगता कि प्रश्न आएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न हल करने हो तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है वहीं से हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले तो हमें, क्योंकि जरूरत हमें संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले तो संख्या को ही मान लेते हैं। ठीक है, अब संख्याओं को माने कैसे, तो जब भी अनुपात दिया हुआ हो, अनुपात क्या दिया हुआ, जैसे 1:4। 1:4 का मतलब ये है कि अगर एक संख्या अगर 1 है तो दूसरी उसकी 4 गुना है, 4 नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं माने कि जैसे 1 है तो दूसरे उससे 3 ज़्यादा है, इससे मतलब नहीं होता। अनुपात का मतलब ये होता है कितने गुना है। तो कई बार देखिए ये प्रश्न इस अनुपात में ना आकर ऐसे भी आ सकता है कि एक संख्या जो है दूसरे की 4 गुना है, तो उसको भी अपन इसी तरह से मान के करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं, जैसे इसको पहली संख्या को अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया, तो दूसरी उसकी 4 गुना हो जाएगी, इसको अपन मान लेंगे 4x। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्या मानेंगे और फिर इस प्रश्न को अपन करने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न तो उसी विधि से होगा जो हम पिछली बार किया, हमने इतने सारे प्रश्न किए। कैसे किए हमने, जब हम लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय जो दोनों दिए हुए हैं, हम उनका अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, इनका जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हम जानते ही अच्छे, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रश्न भी किए और एग्जाम्पल से भी हमने इस चीज़ को समझा है। अब इसको देखिए हम करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए लघुत्तम समापवर्तय कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, तो लघुत्तम समापवर्तय की जगह तो हम लिख देते हैं 84। ठीक है, गुणा में महत्तम समापवर्तय कितना दिया हुआ है, 21, तो ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करना है, तो देखिए पहली संख्या तो क्या है x और गुणा में दूसरी संख्या क्या दी हुई है 4x, इन दोनों का हमें गुणा करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर हम देखें कि इन दोनों का क्या यहाँ पर गुणा करना है कि नहीं करना है, तो इसका अपन बाद में गुणा करेंगे जब, क्योंकि यहाँ से हमें क्या आंसर मिलता है जब उसका पक्षांतर कर देंगे उसके बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी तो अपन गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको तो अपन ऐसा कैसा अभी मैं लिख रहा हूँ 84 गुणा 21, क्योंकि पहले से हम गुणा करके इसका आंसर बड़ा क्यों बनाए। तो यहाँ पर देखिए गुणा करें तो x का गुणा जब भी हम बीजगणित में करते हैं तो x का गुणा x से ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 4 का x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैसे बीजगणित वाले अपन जब प्रश्न जब आगे जब हल करेंगे उसमें मैं और बेहतर तरीके से इसको और समझाऊंगा। और कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनको शायद बीजगणित थोड़ी कम समझ में आई होगी, या जिन्होंने जब कक्षा 9-10 तक जब पढ़ा है तो अच्छे समझ में नहीं आया, तो इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो भी बना देंगे जिसमें अपन एक चर वाले समीकरण कैसे हल करते हैं या दो चर वाले समीकरण कैसे हल करते हैं, या सामान्य से जो बीजगणित वाले जो गुणनखंड जो है उनको अपन कैसे करते हैं, तो उसको भी अपन अलग से वीडियो बना के समझा लें, ताकि जब कंपटीशन में क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके खूब आएंगे जहाँ पर हमें ऐसे एक्स और वाई मान कर प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, तो आपके ये आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। अब यहाँ से हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, हमें पहले x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो x की घात 2 जो है, अब यहाँ पर 4 जो है गुणा में उसको अपन पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पर भाग में। तो 84 गुणा 21 और ये भाग में कितने आ गए 4। ठीक है, अब 4 से मैं इसको कट कर देता हूँ। देखिए 4 एकम 4 और ये हो गए 4 दूनी 8, 21 चौके 84। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए संख्या मुझे मिली है 21 गुणा 21 और यहाँ पर क्या है x की घात 2। ठीक है, तब यहाँ पर 21 दो बार गुणा में है तो अपन इसको ये लिख सकते हैं 21 की घात 2 में लिख दूँ। तो यहाँ पर भी क्या है x की घात 2। तो इसका अर्थ ये हुआ x की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 21, यानी x जो है वो हमें मिल गया है 21। अब देखिए ऑप्शन में आपके कई बार देखिए जल्दबाजी में आप कहीं भी प्रश्नों को नहीं करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो ऑप्शन में आपको ये 21 भी आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। ठीक है, और आप जल्दबाजी में उसको आप सही मान लेते हैं कि आपने आंसर यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दी है 21, लेकिन अपने प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो हमारा ये जो आंसर है ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें ये पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, उसने ये पूछी है, हमें ये नहीं पूछा है कि हमें x की वैल्यू नहीं पूछी है। अब यहाँ पर देखिए हमने x किसको माना था, हमने एक x माना था, एक 4x मैंने दोनों से संख्या जो मानी है तो एक x है और एक उसकी 4 गुणा है, तो बड़ी संख्या तो कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो यहाँ पर हमें वैल्यू x की नहीं निकालनी, किसकी निकालनी, हमें 4x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, ये 4 है, x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 21, यानी इसका हम 4 गुना कर देते हैं, इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 84 जो होगा वो बड़ी संख्या होगी और ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे जो प्रश्न जब भी आएंगे अनुपात वाले तो आपको उसको इसी तरह से करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है हमारे सामने। दो संख्याओं का योग 216 है और उनका महत्तम समापवर्त्य 27 है, तो वे संख्याएं बताइए। ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है जिसमें हमें न तो संबंध की जरूरत पड़ेगी और न हमें कई संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए हमें करना क्या है, दो संख्या का। अब यहाँ वहाँ पर तो देखिए हमने एक प्रश्न था जहाँ पर हमें उनके गुणा दिए हुए थे, गुणनफल दिया हुआ था, और यहाँ पर तो दोनों संख्या का योग दिया हुआ है 216 और उनका महत्तम समापवर्त्य दिया हुआ है, तो वो संख्या हम कैसे ज्ञात करने पड़ेगी। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको थोड़ा सा मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तरफ तो हमें जाना ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे जो प्रश्न जब आते हैं, अब उसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी किया है कि हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर संख्या दी हुई तो नहीं है, तो हमें संख्या माननी तो पड़ेगी। अब देखिए संख्याओं को माने कैसे। अगर अनुपात दिया हुआ हो तो हम संख्याओं को मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं, दूसरा जितने उसके गुणा होते हैं इसके रूप में अपन मान लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 216। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अगर ये प्रश्न केवल अगर बीजगणित में अगर आता, तब तो हम क्या करते हैं, एक संख्या को तो हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, और दूसरी जो संख्या है उसको हम, क्योंकि दोनों का योग कितना है 216 है, तो 216 में से अगर x को अगर माइनस करते तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती। ठीक है, और फिर जब इनके कई बार ऐसे जो प्रश्न आते हैं सिंपल से आते हैं कि इनका योग दिया हुआ हो या इनका गुणनफल दिया हुआ हो, तो वहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों संख्या अगर अपन इस तरह से माना, अब इनका महत्तम समापवर्त्य कितना है 27, तो अब इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य तो अपन ज्ञात कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या होता है कि हमने देखिए पिछले जो वीडियो जो किया था हमने, उसमें क्लास में जो सीखा था हमने कि महत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है कि दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलना चाहिए। अब देखिए दोनों में से उभयनिष्ठ भी कैसे देखे, तो हम यहाँ से नहीं देख सकते, तो ये जो संख्या है इन संख्या को अपन ऐसे नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये जो हमारा तरीका होगा ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहाँ पर, जब हमें महत्तम समापवर्त्य दिया हुआ और दोनों संख्या ज्ञात करनी हो तो हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमारी समस्या ये आएगी कि हम संख्या माने क्या, और जब तक संख्या हम सही नहीं मानेंगे तो हम इस संख्या को ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में देखिए यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है महत्तम समापवर्त्य, वो कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। 27 मतलब महत्तम समापवर्त्य का मतलब ये हो गया कि दोनों जो संख्या है, अगर मैं दोनों संख्या को जैसे अलग अलग मान लूँ, एक तो x और एक को y, दो अलग अलग संख्या है, क्योंकि दोनों समान तो हो ही नहीं सकते, ये तो अपन को पता ही है। ठीक है, क्योंकि समान होता तो इनका अनुपात दिया हुआ होता। अब यहाँ पर दोनों संख्या मैंने अलग अलग मान ली। अब इसमें ये लिखा है इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य 27 है, यानी 27 जो ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको तो मान लेते हैं 27x और इसको मान लेते हैं 27y। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें देखिए इतना तो ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य जो आएगा वो कितना आएगा 27 आएगा, क्योंकि देखिए पीछे वाला जो ये गुणनखंड जो है ये अलग हो सकता है दोनों में, तो संख्या दोनों अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब इनका महत्तम समापवर्त्य 27 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 27 तो ऐसे कम से कम दोनों में गुणांक होंगे जो दोनों में से उभयनिष्ठ निकलते हो। तो हमने दो संख्या जो मानेंगे, हमें कैसे मानेंगे, एक को 27x मान लिया और एक को मैंने मान लिया 27y। ठीक है, दोनों अलग अलग मान ले। अब हम वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं, तो यहाँ हमने लिखा है कि दो संख्याओं का योग 216 है। अब इन दोनों का अपन योग 216 करके देख सकते हैं कि पहली जो संख्या वो तो अपन ने क्या मानी 27x और दूसरी मानी है हमने 27y, तो इन दोनों का योग जो है वो कितना होना चाहिए 216। तो यहाँ से हमें शायद x और y के कुछ आंसर हमें मिल सकते हैं। तो अपन देखिए अब यहाँ पर इनको जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि एक x है और दूसरा y, दोनों अलग अलग चर है, तो हम इनको जोड़ तो नहीं सकते। तो अपन इतना कर सकते हैं, दोनों में 27 को मैं कॉमन जरूर ले सकता हूँ। तो 27 मैंने कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, जब अपन कॉमन लेते हैं, जैसे 27 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा केवल x प्लस, और यहाँ से भी मैंने 27 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया y। ठीक है, बराबर हो गए 216। अब देखिए ये जो कॉमन वाली जो क्रिया जो है ये हो सकता है कि जिनको बीजगणित की थोड़ी समझ कम हो तो उनको थोड़ा से दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप देखिए कहीं भी आप टेंशन में ना आए, कहीं भी आप संदेह में ना रहे कि अपन मैं तरीका इतना सिंपल रखता हूँ कि अगर आप पहले अगर नहीं भी जानते होंगे तो अब यहाँ से भी आप अच्छे तरह से सीखते जाएंगे कि जब हमारे सामने दो अलग अलग चर दिए हुए हो तो उनको कॉमन कैसे लेना है, जब कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, तो आपको सारी चीज़ समझ में आती जाएगी, तो आपको कहीं भी ऐसे दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, उसके लिए ज़रूरी होगा आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, ताकि आपको हर चीज़ जो है आपकी जो भी छोटे से छोटे जो भी कमी होगी वो भी आपकी ज़रूर इसमें पूरी होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न की तरफ लौटे अपन। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉमन तो ले लिया 27। ठीक है, अब यहाँ पर x और y को अपन नहीं जोड़ सकते, मैंने पहले भी कहा कि दो अलग अलग चर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखिए ये 27 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये संख्या जो है वो यहाँ पर गुणा में है।
जब भी ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट का मतलब है कि जब आपको याद हो पिछला जो भी प्रश्न किया था उसमें मैंने देखे 4x को जो लिखा था वो कैसे लिखा था, 4 या x की वैल्यू मैंने ऐसे लिखी थी, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया था, इन दोनों का गुणा किया था। यानी ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, तब जाके हमें 84 मिले थे, ठीक। तो वहां पर यहाँ पर भी यही चीज है, 27 जो है वो क्या है, इनके गुणा में है। अब 27 का तो अपन पक्षांतर कम से कम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, ये तो ऐसे बच गया। और ये जो 216 है और ये जो गुणा में जो है 27 वो चले जाएंगे या भाग में, तो ये आगे भाग में, ठीक है। अब इसको तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। तो देखिए 27 में 3 से तो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 3 से होगा कि नहीं होगा, देखिए 2 और 1 3 और 6 9, तो ये भी 3 से हो रहे हैं। इसमें 3 का भाग दे दिया 9 बार, इसमें 3 का भाग दिया 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 72 तो 9 के पारे में आ जाएंगे, 9 8 72। यानी यहाँ पर हमें आंसर जो मिला है वो ये मिला है x प्लस वाई बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर हमें इतना केवल समझ में आ रहा है कि ये दो जो संख्या है इनका योग जो है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें ना तो पहली संख्या मिल रही है ना दूसरी संख्या मिल रही है, तो अब इसको अपन आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखिए हमने संख्या जो मानी है तो उसमें ये तो हमें मालूम पड़ गया 27 27, ये तो क्या है, इनका महत्व समावर्त है। तो पीछे जो संख्या जो रही है इसमें x और इसमें जो y है, ये ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन नहीं थी, क्योंकि अगर कॉमन होती तो वो तो इससे भी 27 की जो कॉमन तो हमने ले लिया, वो 27 वाला भाग है। तो पीछे जो रहा है ये दोनों जो रहे वो कैसे रहे हैं, जो आपके कॉमन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, सह अभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या जो है तो अभाज्य संख्या है, तो वो हम इसको लिखेंगे। तो ये जो पीछे जो संख्या बचेगी ऐसी संख्या बचेगी जो दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी, वो तो अपन जानते ही। अगर हम अच्छे से अगर पढ़ा हुआ है पहले, तो अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है, वे संख्या है जो या तो स्वयं को जिसमें भाग पूरा पूरा जाए या उसी संख्या का भाग जाए या एक का भाग पूरा पूरा जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, उससे बड़ी 3, 3 से बड़ी 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ठीक है। आगे और आती जाती है, लेकिन हमको इतनी जरूरत भी नहीं है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 8। यानी यहाँ पर हमें ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनका योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या तो कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7। लेकिन अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, अगर हम बात करें कि सह अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो ये तो हमने केवल अभाज्य गुणनखंड लिखे, इसको सह अभाज्य नहीं कह सकते। तो सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुणनखंड होने चाहिए जो दोनों अभाज्य बीच में कोई कॉमन नहीं हो, वो कहलाते हैं सह अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो उसमें तो हम एक को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक उसमें अभाज्य संख्या तो नहीं है, लेकिन गुणनखंड तो वो एक जरूर होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें ऐसी कौन सी दो संख्या है जहाँ पर हमें इनका योग 8 हो सकता है। तो पहला तो मैं ये देखूँ कि यहाँ पर मुझे एक तो ये दिख रहा है कि अगर 1 और ये दूसरा है 7, इन दोनों को जोड़े तो भी हमें कितने मिल रहे हैं, 8। तो सहभाज्य एक तो गुणनखंड ये हो सकता है, 1 और 7 हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी भाग तो कॉमन आ गया है, 27 तो अपन कॉमन मान लेते हैं। तो ये दोनों जिनमें कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है उनका योग भी कितना हो रहा है, 8। एक तो ये हो सकता है। इसके अलावा अगर देखिए 2 के साथ तो कुछ है नहीं, 3 और 5 ये भी 8 हो रहे हैं, 3 और ये दूसरा हो सकता है 5, इनका योग भी 8 हो सकता है। तो ऐसे हमारे सामने दो ऐसे सह अभाज्य गुणनखंड के जोड़े हो सकते हैं कि जिनका योग कितना आ रहा है, 8। यानी इसमें से एक x हो सकता है और एक y हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो आंसर आ सकते हैं। तो आंसर अगर x, पहला तो अपन अगर ये लें कि अगर मैं 1 और 7 को अगर लूँ, यानी x की जगह तो मैं क्या लूँ, x की जगह तो अपन लें 1 और y की जगह अगर क्या लें मैं 7, यानी x की जगह अगर मैं 1 लूँ और y की जगह 7 लूँ, तो एक तो ये हमें आंसर मिल सकता है। और दूसरा अगर x की जगह अगर 3 और y की जगह 5 ले तब भी हमें आंसर मिल सकता है, ठीक है। यानी x की जगह क्या लेना है 3 और y की जगह 5 लेना है। अब ये लेने कहाँ पर है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए हमें ये आंसर मिलेंगे कहाँ पर, जो हमें संख्या हमें ज्ञात क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्न की तरफ जब लौटे तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं। दिखने में देखिए बिल्कुल 2 लाइन का प्रश्न इतना छोटा सा है वैसे वास्तव में छोटा सा प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हम x प्लस वाई 8 यहाँ पर है क्या चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर पहली संख्या तो हमने क्या मानी है 27x मानी है। तो ये जो x अगर 1 हो, देखिए एक तो पहली संख्या है वो तो क्या मान लिया, एक तो 27x, तो यहाँ पर हो गया 27x की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो कितने हो गए 27 एकम 27, और y की जगह 7, तो दूसरी जो है 27y है, तो 27 और y की जगह अगर मैं क्या लिखूँ 7, इसको 7 से गुणा कर दो, 7 7 49, 4 7 14 और 4 18। तो दो जो संख्या हो जाएगी
वो ये हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 27 और एक हो गया 189। ठीक है, कब होगी? जब हम 1 और 7 माने। ठीक है, एक तो ये आंसर आ सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो क्योंकि 8 तो 3 और 5 इनका योग भी 8 हो रहा है, तो यहाँ पर हमें अगर x की जगह 3 हो तो 27x का मतलब कितना होगा? 27x का मतलब हो गया 27 और x का मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा। 27 3 81, तो पहली संख्या तो होगी 81। और दूसरा जो है वो है 27y, तो 27 और y की जगह कितने हैं? 5, तो 27 को 5 से गुणा कर दो, 7 5 35, हासिल हो गए 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो वो हो जाएगी 135। 81 और 135। यानी ऐसा जो प्रश्न है उसमें हमें जो यहाँ पर तो हमें क्योंकि योग इनका 8 मिल रहा है, तो हमें 2 ऐसे अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए हमारा डबल आंसर आ रहे हैं। बाकी कंपटीशन में जो प्रश्न जाएगा वहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे जहाँ पर आपके ऐसे 2 सहभाज्य गुणनखंड मिले, केवल ऐसा एक ही मिलेगा। जैसे हो सकता है कि वहाँ पर केवल यही लिखा हुआ होगा इन दोनों का योग जैसे 10 होना चाहिए, तो 10 तो केवल किससे होगा? केवल 7 और 3 इनसे ही 10 होगा और किसी से भी 10 नहीं होगा, तो हमें केवल सिंगल आंसर ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन डबल बन रही है, तो अपन दोनों ही आंसर हमने निकाला है। ठीक है, लेकिन वैसे वास्तव में देखा जाए तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें केवल हमारी यही समझ देखी जाती है कि क्या हमें ये पता है कि महत्तम समावर्तक का मतलब होता क्या है। तो ये अगर हमें मालूम नहीं होगा कि दोनों में से जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है उसी को महत्व समावर्तक कहते हैं, तभी जाके हम इस प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा ये प्रश्न आपसे नहीं होगा। तो आप हर चीज को इसी तरह से हम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हम अगले प्रश्नों को कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रश्न जो है ये पिछले प्रश्न से सिंपल प्रश्न है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने पहले प्रश्न किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, वो अपन देख लेते हैं। माना देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या माननी पड़ेगी? संख्याएं तो माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर संख्या कैसे माननी है? जैसे अनुपात दोनों के दिए हुए, क्या दिया हुआ? अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो अपन संख्या को मैंने एक को तो मान लिया 3x और एक को मान लिया 4x। ठीक है, अनुपात दिया हुआ तो अपन इसको आसानी से मान सकते हैं, कहीं दिक्कत भी नहीं आती है। अब उनका क्या महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल दिया हुआ है, तो वही हमारे पास फॉर्मूला है जो है, क्या है? वही लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। ठीक है, अब यहाँ से अपन प्रश्न को करते हैं। देखिए, लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? ये भी नहीं दिया हुआ, और महत्तम समावर्तक ये भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी दोनों का क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है, तो अपन दोनों का गुणा सीधा ही यहाँ पर लिख देंगे 2028। एक ऐसा ही प्रश्न अपन ने पहले किया था जहाँ पर दोनों संख्या न देकर उनका क्या दिया हुआ था? गुणनफल। तो गुणनफल दिया हुआ था, अपन सीधा ही यहाँ गुणनफल लिख देंगे, हमें अलग अलग इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब पहली संख्या तो कितनी है यहाँ पर? 3x, और दूसरी संख्या दी हुई है 4x, तो दोनों का अपन गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हमें कोई गुणा करना ही नहीं है, तो मैं इसको तो ऐसे ही लिख रहा हूँ 2028। इधर इनका गुणा कर दिया, 4 तिया कितने हो गए? 12, और x का x से गुणा कर दिया, x की घात 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस 12 का तो मैं पक्षांतर कर ही सकता हूँ, तो वो कर देते हैं 2028, और ये जो गुणा में है तो ये कहाँ आ जाएंगे? भाग में, और यहाँ क्या बचेगा? x की घात 2। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। 2 से कट कर दिया, ये हो गया 6, इसको 2 से कट कर दिया, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 4। ठीक है, वापस 2 से कट कर दिया, ये हो गया 3, और इसको 2 से कट कर दिया, 5 एकम 5 दूनी 10, फिर यहाँ 0 और फिर आएंगे 7। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या यहाँ पर भी साथ में। अब देखिए 3 से 5, 7 और 5 12 हो रहे, तो 3 से कट हो जाएंगे, 3 एकम 3, पीछे बच गए 2, ये हो गए 6 तिया 18, पीछे बच गए 2, 9। कितना आ गए? 169। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आई है 169। अब हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है? उस प्रश्न में तो अपन ने सीधा ही निकाल लिया था, लेकिन अगर x की वैल्यू निकालना है तो इसका क्या होता है? जब वर्ग हटाते हैं तो यहाँ क्या लिखता है? वर्गमूल। और 169 का वर्गमूल कितना होता है? अगर हमें सीधा याद हो तो सीधा लिख सकते हैं, नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड करके दो के जोड़े बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या है, तो ये तो किसका वर्ग है? हम जानते हैं 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई है 13। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारा प्रश्न तो हमारा खत्म नहीं हुआ। वापस प्रश्न देखें अपन, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? पहले तो दोनों संख्याएं निकाल लिए। पहले तो क्या करना है? हमें दोनों संख्याएं निकालनी है, तो पहले तो पहली संख्या निकाल देते हैं। पहली संख्या तो क्या मानी है हमने? 3x, मतलब हो गया 3x की जगह में x की वैल्यू कितनी आ गई? 13, तो 13 का 3 से गुणा कर दिया, 13 तिया 39। पहली संख्या तो हो गई 39, और दूसरी संख्या निकाल देते हैं। दूसरी संख्या क्या मानी है हमने? 4x,
तो यहाँ से हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, ये 4 और x की जगह मैं लिख देता हूँ 13। तो 13 चौके कितने हो गए 52। तो दोनों का हमें योगफल पूछा है, तो योगफल कितना हो जाएगा 9 और 2 11 हासिल 1 8 और 1 9। 91 जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो अब चाहे तो देखिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, और अगर मेरा दिमाग ये लग रहा है कि नहीं मैं तो ये करूँ पहले इनका सीधा मैं यहीं पे योगफल ही कर दूँ, तो अपन 3x और 4x को मैंने जोड़ दिया, कितने हो जाएंगे 7x। ठीक है, और फिर मैं यहाँ x की अगर वैल्यू रखूँ तब भी मेरे आंसर आ जाएंगे 13 7 91। तो ये एक दोनों तरीके हैं, जो भी आपके दिमाग में लगे हम उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमें काम करना ही पड़ेगा जहाँ हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ लौटते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका लघुत्तम समावर्त 140 है तो उनका महत्तम समावर्त क्या होगा। ठीक है, तो दिखने में तो आपको ये बिल्कुल सिंपल सा ही प्रश्न लग रहा होगा कि वैसा ही प्रश्न है जैसे ये पहले प्रश्न आए थे, उसमें एक लघुत्तम समावर्त दिया हुआ था, महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, तो कौन सी बड़ी बात है, आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो प्रश्न है इसको लेने का कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हम संख्या जो मानेंगे तो वो संख्या तो हम क्या मान लेंगे, ये तो वही जैसे मैंने पहले ही बताया है, जब भी हमें अनुपात में संख्या दी हुई हो, जैसे 5:7 है तो अपन 1 को तो क्या मान लेंगे 5x और 1 को क्या मान लेंगे 7x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस प्रश्न को जब आगे जब हम करेंगे तो आप यही सोच रहे हैं तो वही प्रश्न तो वही तो है जहाँ पर दो संख्या भी दी हुई है, तो दोनों संख्या भी हमारे सामने आ गई और लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है और महत्तम समावर्त दिया हुआ है, तो अपन इस फॉर्मूले के द्वारा इसके आंसर ला सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये जो फॉर्मूला जो है जो अपन ने हर प्रश्न में इसका उपयोग किया है, जहाँ पर भी हमें दोनों संख्या भी दी हुई थी या साथ में हमें महत्तम समावर्त या लघुत्तम समावर्त दिया हुआ था, तो हमने इसी फॉर्मूले से सारे प्रश्न किए हुए, तो ये प्रश्न इससे क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए आप इस प्रश्न को अगर करके देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए लघुत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, गुणा महत्तम समावर्त यहाँ पर देखिए दिया हुआ नहीं, हमें ज्ञात करना है, तो इसको मैं यहाँ पर x मान लूँ, जैसे x तो हम यहाँ मान चुके थे, मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ, जैसे मैं इसको मान लिया y। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर y का आंसर लाना है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक, अब पहली संख्या क्या है 5x और दूसरी संख्या क्या है 7x। अब इसको जब आगे हम करेंगे तो यहाँ पर तो हमें जैसे मिल गया 140y और यहाँ पर कितने मिल गए 7 पंजे 35 और x का x से गुणा कर दिया x की घात 2। अब देखिए समस्या ये आ जाएगी कि अब जब हमारे पास में दो अज्ञात राशियाँ हो तो हम उनका आंसर अब यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहाँ न तो हम इस x के यहाँ वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और न हम इस y के आंसर ला सकते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें फिर दिक्कत होती है और ये जो हमारी जो तरीका है ये हमारे काम नहीं आता है। ठीक है, ये कब काम नहीं आएगा, जब ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रश्न जितने भी होते हैं आप इन प्रश्नों को करने से पहले हमेशा दिमाग में रखिए हमारे सामने या तो लघुत्तम और महत्तम इनका आंसर हमारे पास होना चाहिए या पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका आंसर हमारे पास होना चाहिए। आंसर से मतलब ये या तो हमारे पास ये दोनों संख्या होनी चाहिए या इनका गुणनफल दिया हुआ होना चाहिए। इधर भी या तो ये दोनों हमारे पास आंसर होने चाहिए इन दोनों के या इन दोनों का गुणनफल हमारे पास में होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले से ये प्रश्न कर पाएंगे, अन्यथा ये प्रश्न इससे नहीं होगा। तो इस प्रश्न को अपन कैसे कर पाएंगे अब उसको थोड़ा अपन देखते हैं कि यहाँ हमने संख्या तो क्या मान ली, तो 5x और एक मान लिया हमने 7x। अब यहाँ पर देखिए इनका दिया हुआ क्या है, हमें लघुत्तम समावर्त तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इन जो संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त अपन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा। लघुत्तम समावर्त हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए ये बीजगणित वाले तो लघुत्तम समावर्त ज्ञात जो करने हैं वो अपन अगले वीडियो में सीखेंगे, जहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि भाई जो बीजगणित जो पद होते हैं उनका हम लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात कर सकते हैं या महत्तम समावर्त कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और रह गई है, जैसे वो भिन्नों वाले लघुत्तम समावर्त या महत्तम उनका कैसे ज्ञात कर सकते हैं या दशमलव जो संख्या होती है उनका हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ें इस वीडियो में तो अपन लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो उसको अपन अगले जो क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न को अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या मेरे पास है, एक तो 5x है और एक 7x है। अब इनका अगर लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना हो तो अपन ने शुरू में जब देखा था कि लघुत्तम समावर्त का मतलब होता क्या है कि इनके जो जितने भी गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड वो सारे ही गुणनखंड को हमको लेना पड़ता है, तब जाके हमें लघुत्तम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गुणनखंड कौन कौन से, 5 भी यहाँ पर एक गुणनखंड है, 7 भी इसका एक गुणनखंड है और x जो है वो भी दोनों का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये तीनों जो गुणनखंड है इनका अगर गुणा करें 5 7 35 और x, तो 35x ये जो आ गया ये आ गया इनका लघुत्तम समावर्त। दोनों जो संख्या हमने जो मानी है उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा 35x। और यहाँ पर देखिए लघुत्तम समावर्त में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 140। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35x जो है वो किसके बराबर है 140 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू तो मिल जाएगी,
140 और 35 को आप पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, 5 से कट कर दिया 7 बार, इसमें 5 से कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 4, 28 और 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई वो तो आ गई 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से या तो हम ये काम करें कि इस x की वैल्यू दोनों में रखें कि यहाँ पर भी हम पहली संख्या ज्ञात करें, इसको x को 5 से गुणा करके और 7 से गुणा करके हम दूसरी संख्या लाए और फिर इनका महत्व समावर्ती ज्ञात करें, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। या अब यहाँ से अगर दोनों संख्या अपन ज्ञात करके फिर उनका फॉर्मूला लगा के करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और लेकिन अगर हमें इतना अगर पता है कि अगर महत्व समावर्ती का मतलब होता क्या है, हमें ये पता है कि महत्व समावर्ती का मतलब होता है दोनों में से उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वही महत्व समावर्ती होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड तो क्या है, x जो है दोनों जगह कॉमन है, तो इनका महत्व समावर्ती क्या होगा, जो x है वही महत्व समावर्ती होगा। और x की वैल्यू तो हम ज्ञात कर सकते हैं कितने, ये 4। तो ये हमें यहाँ से सीधा ही आंसर मिल जाएगा कि महत्व समावर्ती जो होगा वो इनका कितना होगा, 4। ठीक है, और अगर आपकी ये चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहली जो संख्या होगी वो संख्या क्या हो जाएगी, 5x, यानी 5 को x की जो वैल्यू कितने है हमारे पास 4, तो ये हमने कितना कर दिया, 5 चौके 20। दूसरी संख्या क्या है 7x, तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 का 4 से गुणा कर दीजिए, 7 चौके 28। ये दोनों संख्या हमें ज्ञात हो गई है, दोनों संख्या हमें ज्ञात है, फिर लघु समावर्ती में ज्ञात है तो हम महत्व समावर्ती ज्ञात कर सकते हैं। भले वो उस फॉर्मूले से करें तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर सीधा इन दोनों का अगर हम महत्व समावर्ती अगर देखें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्टकट विधि से भी करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे भाग दे दिया मैंने, 2 का भाग दे दिया, इसमें कितनी बार, 10 बार, इसमें 14 बार, मतलब 2 का भाग दे दिया, इसमें 5 बार, इसमें 7 बार, आगे कॉमन नहीं है तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। ये हो जाएगा महत्तम समापवर्ती। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती और जो पहली संख्या दूसरी संख्या जो होती है उनका संबंध को भी अपन ने बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। और साथ ही इन पर आधारित जितने भी जो कंपटीशन में आने लगे अच्छे जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अपन ने हल करने का यहाँ प्रयास किया है। तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्नों में कहीं कुछ दिक्कत आई है, समझने में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा उसमें आपकी समस्याओं को पुनः सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही आपकी गाइड में जितने भी इस तरह के जो प्रश्न दिए हुए हो उन प्रश्नों का आप हल कीजिए, और उनमें भी अगर आपको कहीं भाषा समझने में दिक्कत आती है या उसको हल करने में समस्या आती है तब भी आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें उन प्रश्नों को अपन सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो बाकी जो कुछ जो चीज़ें बच गई जो मैंने पहले भी आपको कहा है तो उन चीज़ों को अपन अगले वीडियो में लेंगे, और तब जाके हमारा जो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का जो चैप्टर जो है वो हमारे लगभग समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों से शेयर भी करें। और उससे भी बड़ा निवेदन कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और आप वीडियो से कहीं भी वंचित नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।